आज हम बात करने वाले हैं 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि शहर पर एक बहुत ही सोची समझी और भयानक साजिश थी। तो चलिए उस शाम में वापस चलते हैं। 26 नवंबर 2008। मुंबई में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। शहर अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था और किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही घंटों में क्या खौफनाक मंजर देखने को मिलने वाला है। कहते हैं कि मुंबई कभी नहीं रुकती, लेकिन ये बात उस रात की हकीकत है। हमलों का असर इतना गहरा था कि उन्होंने उस शहर को थाम दिया था जो सच में कभी नहीं रुकता, और उस ठहराव की गूंज पूरे देश ने महसूस की थी। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे एक साधारण सी दिखने वाली शाम शहर के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक बन गई। ये आतंकी समुद्र के रास्ते शहर में घुसे थे। एक लोकल मछुआरे भरत तमोर को उन पर शक भी हुआ और उसने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया, लेकिन अफसोस मुंबई जैसे व्यस्त तट पर उसकी बात को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। ये वो एक चूक थी जो शायद हमलों का पूरा रुख ही बदल सकती थी। और बस इसके कुछ ही देर बाद दक्षिण मुंबई में एक साथ कई जगहों पर हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने पूरे शहर को दहलाकर रख दिया। उनका सबसे पहला और बड़ा निशाना था मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी। अजमल कसाब और इस्माइल खान नाम के दो आतंकी स्टेशन में घुसे और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 58 सीएसटी स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक चली इस हैवानियत में 58 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। और उसी अफरा तफरी के बीच रेलवे अनाउंसर विष्णु दत्ताराम जेंडे ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को लगातार स्टेशन खाली करने की घोषणा करके न जाने कितनी जानें बचाईं। लेकिन ये सिर्फ सीएसटी तक ही सीमित नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। आतंकवादियों ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। लियोपोल्ड कैफे, ताज और ओबेरॉय जैसे बड़े होटल, नरीमन हाउस और यहाँ तक कि टैक्सियों में बम लगाकर उन्होंने एक साथ कई जगहों को अपना निशाना बनाया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पुलिस की दिलेरी से इस पूरे हमले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली। सीएसटी में नरसंहार करने के बाद कसाब और इस्माइल भाग रहे थे। उन्होंने घात लगाकर हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कुछ सबसे बहादुर अधिकारियों को शहीद कर दिया और फिर उनकी ही पुलिस जीप हाईजैक कर ली। लेकिन उसी जीप में घायल पड़े हेड कांस्टेबल अरुण जाधव ने मरने का नाटक किया और कंट्रोल रूम को उनकी लोकेशन की वो अहम जानकारी दी जिसकी सख्त जरूरत थी। इसी कॉल के आधार पर पुलिस ने उन्हें घेरने का जाल बिछाया। नाकाबंदी के दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले ने निहत्थे ही कसाब की AK-47 की बैरल पकड़ ली। जवाब में कसाब ने उनपे 23 गोलियां दाग दी। तुकाराम ओमले के इसी असाधारण बलिदान की वजह से अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। वो इस हमले का अकेला जिंदा सबूत था और उसी की गवाही ने बाद में इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। तो सवाल ये उठता है कि इन विनाशकारी हमलों के पीछे की इतनी जटिल प्लानिंग और इसके असली मास्टरमाइंड कौन थे? इस साजिश का एक बहुत ही शातिर किरदार था डेविड कोलमैन हेडली, जिसका असली नाम था दाऊद सैयद गिलानी। अपने अमेरिकी पासपोर्ट और वेस्टर्न लुक का फायदा उठाकर उसने कई बार मुंबई का दौरा किया और हमलों के लिए खुफिया जानकारी जुटाई, वो भी बिना किसी के शक के दायरे में आए। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। हाफिज सईद इसका मास्टरमाइंड था, ज़कीउर रहमान लखवी ऑपरेशंस और ट्रेनिंग का इंचार्ज था, हेडली ने ज़मीन पर रेकी की और साजिद मीर जैसे हैंडलर पाकिस्तान से बैठकर हमलावरों को लगातार निर्देश दे रहे थे। जिन 10 आतंकवादियों को मुंबई भेजा गया था, उन्हें एक बेहद कठोर और अमानवीय ट्रेनिंग से गुजारा गया था। इसमें मेंटल ब्रेन वॉशिंग से लेकर 60 घंटे तक भूखा रखने जैसी क्रूर ट्रेनिंग शामिल थी ताकि वो एक बेरहम किलिंग मशीन बन सकें। अब बात करते हैं भारत के जवाब की, यानी उस जवाबी कार्रवाई की जब घेराबंदी खत्म करने के लिए भारत की एलीट कमांडो यूनिट्स मुंबई पहुंची। शुरुआती कुछ घंटों की देरी के बाद पहले मार्कोस और फिर दिल्ली से NSG कमांडो पहुंचे, लेकिन उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। उन्हें आतंकियों की सही लोकेशन नहीं पता थी और टीवी पर चल रही लाइव कवरेज से आतंकियों के हैंडलर्स को उनकी हर चाल का पता चल रहा था। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि कैसे लाइव जानकारी दो धारी तलवार बन सकती है। और इसी ऑपरेशन के बीच ताज होटल में बंधकों को बचाते हुए NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपने साथियों से ये आखिरी शब्द कहे थे। वो अकेले ही आतंकियों से भिड़ गए और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो जब 60 घंटों का ये खौफ खत्म हुआ, तो आखिर पीछे क्या रह गया?
आइए देखते हैं कि इस हमले की मानवीय कीमत क्या थी और इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए। इन 60 घंटों की घेराबंदी ने मुंबई को एक बहुत गहरा जख्म दिया। कुल 166 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, 9 आतंकवादी मारे गए और सिर्फ एक को जिंदा पकड़ा जा सका। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को पूरी तरह उजागर कर दिया था। इसके बाद एनआईए जैसी नई एजेंसी का गठन हुआ, एनएसजी के रीजनल हब बनाए गए और कोस्टल सिक्योरिटी को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया। और उस एक आतंकवादी का क्या हुआ जो जिंदा पकड़ा गया था? खैर, अजमल कसाब पर सालों तक मुकदमा चला और आखिर में 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई, जिससे इस त्रासदी का एक अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन 26/11 की कहानी सिर्फ खत्म नहीं होती। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा और शांति कितनी कीमती है और हमारे वीरों ने इसकी रक्षा के लिए क्या कुछ कुर्बान किया है।